हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। तो अब जैसा कि हम सबको मालूम है कि एग्ज़ाम की डेट बहुत ज़्यादा नियर बाय है, तो अब हम PYQ सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं। PYQ सीरीज़ में मैनेजमेंट यानी कि पेपर 2 में जितने भी अभी तक क्वेश्चंस आए हैं वो यूनिट वाइज हम लोग एक बार देख लेंगे, सो दैट हमें आइडिया हो जाएगा कि हर यूनिट से किस टाइप का और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी ये जो सीरीज़ है और यूनिट 1 है, एटलीस्ट ये हम 2 या 3 दिन तक करने वाले हैं, क्योंकि इसमें सारे ही PYQ 2012 से लेके 2020 तक जितने भी PYQs पूछे गए हैं, जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इस सीरीज़ में जो हम सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर बात हो रही है कि क्रॉस कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन इनमें से कौन कौन सा है। तो अगर हम देखिए, सबसे पहले अगर इसका आंसर निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्रॉस कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन। क्रॉस कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन अगर हमें पता होगा, सो दैट हम लोग इसमें से फाइंड आउट कर पाएंगे कि आंसर क्या है। और इसी के साथ साथ ये भी मालूम होना चाहिए कि जो नीचे लिखे हुए ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को भी इंडिविजुअली क्या बोला जाता है। तो पहले ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है कि ये क्या इंटर स्केलर कम्युनिकेशन है, या इंट्रा स्केलर कम्युनिकेशन है, एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन है, या फिर कंसील्ड कम्युनिकेशन है। तो देखिए, क्रॉस कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन क्या कम्युनिकेशन होता है। क्रॉस कॉन्टैक्ट नाम से ही पता चल रहा है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्रॉस कॉन्टैक्ट हो रहा है, यानी कि एक डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसको हम क्रॉस कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन बोलेंगे। और ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि सेम लेवल पे कम्युनिकेशन होता है। सेम लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे वो अलग अलग डिपार्टमेंट से हों, वो आपस में बात करते हैं, तो उसको हम क्रॉस कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें इंटर स्केलर कम्युनिकेशन की, तो जो इंटर स्केलर कम्युनिकेशन होता है, इसका मतलब होता है जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं बट डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटीज़, यानी कि जब अपवर्ड से डाउनवर्ड या डाउनवर्ड से अपवर्ड जो कम्युनिकेशन होता है, उसको हम इंटर स्केलर बोलते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं मतलब है क्रॉस कॉन्टैक्ट का, तो दैट मीन्स ये तो हमारा कैंसिल हो गया। अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन क्या होता है, या एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन क्या होता है। एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन का मतलब होता है विच बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन और टीम और अ ग्रुप बट विदाउट इन्फॉर्मिंग द इनसाइड, यानी कि एक ऐसा कम्युनिकेशन जो बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन होगा, या बियॉन्ड द टीम होगा, बियॉन्ड द ग्रुप होगा, और आप उसकी कोई इन्फॉर्मेशन इनसाइड में नहीं दी जाती, तो उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो ये भी इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, दैट इज कंसील्ड कम्युनिकेशन क्या होता है। कंसील्ड कम्युनिकेशन यानी कि एक ऐसा कम्युनिकेशन जिस कम्युनिकेशन को सीक्रेटली किया जाए, या हिडन जो होता है विद इन अ ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड, इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं कंसील्ड कम्युनिकेशन। तो ऐसा भी कुछ नहीं बोला गया। और इंट्रा स्केलर क्या होता है। इंट्रा स्केलर कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक ऐसा कम्युनिकेशन जिस कम्युनिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है या एक्सचेंज होती है, वो दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में करते हैं, और जो इक्वल रिलेशनशिप पे होते हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट से हो सकते हैं। तो देखिए, यही मैंने अभी आपको बताया कि ये क्रॉस कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन के अंदर आता है, यही प्रॉपर्टी आती है। दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा, आंसर दैट इज बी। बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन के जो एट्रीब्यूट्स था, वो सेम एज इंट्रा स्केलर कम्युनिकेशन होता है। तो अब हमें केवल ये नहीं देखना होता कि राइट ऑप्शन क्या है और हमें पता चल जाए, उसके अलावा हमें ये भी देखना है कि जो अदर ऑप्शंस हैं वो क्या बोलना चाह रहे हैं, सो दैट क्वेश्चन कभी रिपीट तो होगा नहीं कि PYQ वाला क्वेश्चन पूछा गया वो एज इट इज़ रिपीट हो जाए, बट कंसेप्ट जरूर रिपीट होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो अलग अलग ऑप्शंस थे उनका भी क्या मतलब था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द क्रॉस कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन। आंसर इज B, that is intra-scalar communication. Next question, arrange the steps of succession planning इन द करेक्ट सीक्वेंस। अब हमें सक्सेशन प्लानिंग की जो स्टेप्स हैं उसको अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में। अब सेम वही चीज़ आती है कि यहाँ पे पता होना चाहिए कि व्हाट इज सक्सेशन प्लानिंग। तो देखिए, सक्सेशन प्लानिंग बेसिकली अ प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर दैट एम्प्लॉय आर recruited and developed to fill each
की रोल्स। अब यहाँ पे हम की रोल्स की बात करते हैं कि जब कभी ऑर्गेनाइजेशन के की रोल जो होते हैं या की पोजीशंस जो होती हैं वो अगर खाली हों तो उसको हमें फिल करने के लिए जो प्लानिंग करनी होती है उसको हम सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं। नॉर्मल जो करियर की प्लानिंग होती है वो करियर प्लानिंग होती है जो हम लोग खुद करते हैं, बट जो सक्सेशन प्लानिंग होती है वो ऑर्गेनाइजेशन करती है। और ऑर्गेनाइजेशन वो प्लानिंग बेसिकली जो करती है वो करती है किसके लिए, जो आपके बड़ी की पोजीशंस होती हैं उनको लेके। तो अब देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या बोलते हैं। फर्स्ट बोल रहा है डिफाइन कंपिटेंसी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म गोल रोल। सेकेंड दैट इज विथ फ्यूचर ओरिएंटेशन असेस पीपल अगेंस्ट क्राइटेरिया, आइडेंटिफाई रोल्स फॉर सक्सेशन और रिप्लेसमेंट प्लानिंग, develop employees to be ready for the future key roles, and the last one that is identify pool of talent that can potentially perform highly in the की रोल्स। तो अब देखिए एक चीज़ तो क्लियर है, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हम बात करते हैं की रोल्स की। की रोल्स यानी कि अगर कोई पोजीशन ऐसी है जो सीईओ है वो अगर चले जाएं उसकी जगह आपको रखना है किसी पर्सन को, या कोई सीएफओ है, या फिर कोई प्रोजेक्ट प्रोडक्शन मैनेजर है, या कोई फिर प्रोजेक्ट मैनेजर से, यानी कि ऐसी पोजीशंस जो बहुत ही असेंशियल और बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी अगर हमें प्लानिंग करनी है तो हम यहाँ पर उन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इसमें देख के देखिए ये जो ऑप्शन है वन, यानी कि डिफाइन कंपिटेंसी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म रोल, तो पहले तो हम कंपिटेंसीज की बात ही नहीं करते हैं, तो वन ऑप्शन तो आपका वैले ही कैंसिल हो जाएगा। विथ फ्यूचर ओरिएंटेशन असेस पीपल अगेंस्ट क्राइटेरिया, तो अभी तो हमने किसी की रोल की बात ही नहीं करी है तो हम असेस कैसे करें, तो यानी कि सेकेंड से भी कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं होने वाला है। थर्ड क्या बोलता है कि आइडेंटिफाई रूल्स फॉर सक्सेशन और रिप्लेसमेंट प्लानिंग। तो देखिए ये ऐसा कुछ पॉइंट है जो भी मैंने आपको बोला कि सबसे पहले हमें रोल्स तो पता हो, आइडेंटिफाई तो करें कि हम किस रोल के लिए प्लानिंग करने वाले हैं, तो सबसे पहले वो हमें की रोल पता होने चाहिए, और वो हमें ऑप्शन 3 बता रहा है कि 3 तो सबसे पहले आने वाला है। ओके, तो 3 ऑप्शन हमारे अभी सी में भी है और डी में भी है, तो दोनों ऑप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 3 के बाद अब देखते हैं कि आइडेंटिफाई, जब हमने रोल डिफाइन कर लिया कि हमें सीईओ के लिए जो प्लानिंग करनी है वो प्लानिंग हो रही है, नेक्स्ट दैट इज उसके बाद हमें ये देखना होता है कि कौन कौन सी कंपिटेंसीज रिक्वायर्ड हैं उस रोल को परफॉर्म करने के लिए। और फ्यूचर ओरिएंटेशन, अभी मैंने आपको बोला असेस तो हम अभी नहीं कर रहे हैं जब तक हमें क्राइटेरिया ही नहीं पता है कौन से क्राइटेरिया को असेस लेके असेस करें, तो 3 के बाद 2 तो आ ही नहीं सकता, तो यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है। बचा आपका डी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट है कि 3, 1, 2, 5 एंड 4। एलिमिनेशन ऑप्शन सबसे अच्छा होता है कि सबसे पहले आप एलिमिनेट करके देखो, अगर आपको सारे पॉइंट सिमिलर लगते हैं तो देखिए हमें एलिमिनेशन से ही पता चल गया कि डी ऑप्शन हमारा राइट है। अब एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप था 3, यानी कि जो मैंने बोला कि की रोल पता होना चाहिए। जब हमें की रोल्स पता चल गए तो उस रोल के लिए हमें क्या कंपिटेंसीज, यानी कि कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी हम उसको डिफाइन करेंगे, कि अगर मुझे सीईओ पोस्ट के लिए चाहिए तो सीईओ पोस्ट के लिए कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, तो सेकंड नंबर पे ये आएगा, फर्स्ट नंबर सेकंड ऑप्शन के सीक्वेंस में ये आएगा। थर्ड ऑप्शन दैट इज अब हम उसको लेके असेस करेंगे कि क्या उन लोगों में ये वाले क्राइटेरिया है या नहीं है, तो यहाँ पे असेस कर सकते हैं क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया हमें कौन कौन सी कंपिटेंसीज रिक्वायर्ड थी, यानी कि 3, 1, 2, 5 आइडेंटिफाई पूल ऑफ टैलेंट दैट कैन पोटेंशियली परफॉर्म हाईली इन द की रोल्स, उसके बाद हम पूल ऑफ टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, और द लास्ट में डेवलप करेंगे कि एम्प्लॉयज़ टू बी रेडी फॉर फ्यूचर की रोल्स, कि क्या एम्प्लॉय जो हैं वो रेडी हैं उस फ्यूचर की रोल के लिए। लास्ट में हम डेवलपमेंट करते हैं, तो इस ऑप्शन को हम वैसे ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे कि जो लास्ट ऑप्शन था वो डेवलपमेंट का था, तो 4 केवल डी ऑप्शन में आ रहा था, इसलिए डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट कोड। सेल्स एग्जीक्यूटिव, ब्रांच मैनेजर, फोरमैन, प्रोडक्शन मैनेजर, ये आपका जो टॉपिक है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये मैंने क्वेश्चन देखा था कि बहुत बार रिपीट किया गया था बट अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को लेके, बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव की, तो सेल्स एग्जीक्यूटिव कौन होता है, टॉप तो होता नहीं है, मिडिल मैनेजमेंट में देखते हैं, लोअर भी नहीं होता, यानी कि आपका 1 और 2 तो कैंसिल हो जाता है, 1 और 2 दैट मीन्स बी और डी आपका कैंसिल हो गया कि ये तो हो ही नहीं सकता। सी यानी कि 3 लोअर मैनेजमेंट भी नहीं होता,
तो बचा क्या, ए है, तो ये तो यहीं से निकल कर आ गया कि इसका राइट आंसर है 4231, यानी कि सेल्स एग्जीक्यूटिव आपका होता है जो आपकी ऑपरेटिंग फोर्सेस होती हैं, यानी कि जो ऑपरेशंस करते हैं। ब्रांच मैनेजर जो आपके होते हैं वो होते हैं मिडिल मैनेजर। फोरमैन होते हैं आपके लोअर में, और प्रोडक्शन मैनेजर आपका होता है टॉप मिडिल में। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। आई होप इसमें तो कुछ समझाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लेवल ऑफ मैनेजमेंट हम सबसे पहले पढ़ते हैं और सबसे ईजी टॉपिक होता है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट कोड। यहाँ पे हम कुछ क्रिटिकल कंट्रोल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं और कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि हमें इसके साथ इसको मैच करके देखना है। तो देखिए यहाँ बोला गया कि फिजिकल स्टैंडर्ड, कॉस्ट स्टैंडर्ड, रेवेन्यू स्टैंडर्ड्स और प्रोग्राम स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड मटेरियल वाले होते हैं या लेबर से रिलेटेड होते हैं, टाइमिंग से रिलेटेड होते हैं या एवरेज सेल्स पर कस्टमर्स के लिए होते हैं। तो पहला जो फिजिकल स्टैंडर्ड होता है बेसिकली वो ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपके लेबर और मटेरियल्स लेबर से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो आपके लेबर आर से रिलेटेड होते हैं। तो ए का तो 2 ऑप्शन है, एक बार वेरीफाई भी कर लेंगे। कॉस्ट स्टैंडर्ड जो आपके होते हैं ऑब्वियस सी बात है वो तो मटेरियल से रिलेटेड होते हैं। रेवेन्यू स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो आपकी सेल्स से निकल कर आता है। रेवेन्यू कहाँ से निकल कर आएगा, सेल्स से निकल कर आता है। एंड प्रोग्राम स्टैंडर्ड जो होते हैं वो टाइमिंग की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अस हमारा क्या बन रहा है कि हमारा आंसर हो रहा है 2, 1, 4 एंड 3। ये कौन सा ऑप्शन में आता है, ये ऑप्शन आ रहा है आपका 2143 2134, यानी कि ए। तो ए आंसर इज द राइट। तो आई थिंक ये भी इजी क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा प्रॉपर्टी में ये पता होना चाहिए कि फिजिकल स्टैंडर्ड या कॉस्ट स्टैंडर्ड या रेवेन्यू स्टैंडर्ड या प्रोग्राम स्टैंडर्ड, इनका क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन सा है। अगर सबका नहीं भी पता है, एक दो का भी पता है तो निकल जाता है। जैसे प्रोग्राम नाम से ही पता चलता है कि प्रोग्राम आपका टाइमिंग से रिलेटेड होता है, और वो भी रेवेन्यू जो होता है वो सेल से रिलेटेड होता है। तो इन सी और डी को भी लेके हम ऑप्शंस को क्लियर कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट कोड ऑफ द कम्युनिकेशन। ये देखो स्टैटिक क्वेश्चन है, वी शुड हैव टू लर्न दैट वन। सो द फंडामेंटल ऑफ टॉप मैनेजमेंट, इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो इजीली हर एक को नहीं समझ आएगा, बट एक हमें इसमें से क्लियर होता है कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट तो पीटर ऑफ ड्रिकर है, यानी कि डी का तो 1 है। तो यहाँ पर भी वैसे तो एलिमिनेशन से क्लियर हो गया कि ए इज द राइट आंसर। 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3 and 1. Fundamental of top management given by R.C. Davis. Middle management is given by Mary Cosing-Nile. The essence of management is given by E.L.F. Bridge and principle and practices of management is given by Peter F. Drucker. जो एक चीज़ मालूम थी उससे हमने इसको क्लियर करने की कोशिश की है। थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन है और ये हमें बट लर्न करना पड़ेगा। ऐसा एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि कौन सा कंसेप्ट किसने दिया था, कौन सा डेफिनेशन किसने दिया था, या ये बुक किसने लिखी थी। तो एक क्वेश्चन तो ऐसा मिलता ही मिलता है, और वो भी यूनिट 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अ क्रिएचर ऑफ द इकोनॉमी, इट्स अ क्रिएटर एज वेल। ओके। स्टेटमेंट सेकंड बोलता है ही हु कैन मैनेज एनीथिंग। तो ये तो दोनों स्टेटमेंट देखिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड डी इज द राइट ऑप्शन। 7. Development by the Special Project Office of the US Navy. This technique was first formally applied the planning and control of the Polaris weapon system in 1958 and worked well in expanding the completion of that program. The technique is known as Gantt chart. देखिए ये तो Gantt chart की प्रॉपर्टी है। हिस्ट्री जब हम Gantt chart की पढ़ते हैं उसमें स्पेशली लिखा है कि यूएस नेवी के जो प्रोजेक्ट ऑफिस थे उनकी तरफ से ये जो टेक्निक थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी, फॉर्मली अप्लाई की गई थी, प्लानिंग और कंट्रोल में यूज़ की जाती है, 1958 में हुई थी। तो स्टैटिक है ये भी, बट Gantt chart की प्रॉपर्टीज़ में। मैच द फॉलोइंग में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड डायरेक्टिंग, इसको आपको मैच करना है। गेटिंग अदर्स टू गेट द जॉब डन, ओके। सेटिंग द स्टैंडर्ड ईच एंड सेल्स कोटाज एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा किससे रिलेटेड आ गया, जहाँ पर हम सेटिंग द स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, ये हमारा आ जाता है। सेटिंग द स्टैंडर्ड आपका किसके अंदर आता है, ये आपका आता है डायरेक्टिंग के अंदर। और स्टेब्लिशिंग गोल एंड स्टैंडर्ड, गिविंग ईच सबॉर्डिनेट स्पेसिफिक एंड टाइम। तो जहाँ पर आप गोल को सेट करने की बात कर रहे हैं, स्टेबल करने की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है वो तो प्लानिंग के अंदर ही आएगा। तो ए का 3 ऑप्शन है।
बी ऑर्गेनाइजिंग यानी कि गिविंग ही सबॉर्डिनेट स्पेसिफिक टास्क, जहाँ पर हम मैच करते हैं कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करेगा, तो वो हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। लीडिंग बोल रहा है गेटिंग अदर्स टू गेट द जॉब डन, ओके। एंड डायरेक्टिंग इज द सेटिंग द स्टैंडर्ड सच एज सेल्स कोटाज एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत लगा था वैसे, क्योंकि डायरेक्टिंग के अंदर बेसिकली यहाँ पर मेरे हिसाब से डायरेक्टिंग की जगह पर मिसमैच होगा और यहाँ पर कंट्रोलिंग होना चाहिए था। अगर शायद ये कंट्रोलिंग होगा तो इसका आंसर जो होगा सेटिंग द स्टैंडर्ड सच एज सेल्स कोटाज एंड क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड होना चाहिए, बिकॉज लीडिंग एंड डायरेक्टिंग कहीं ना कहीं सेम चीज़ होती है, और वो अकॉर्डिंग टू मी, आई एम नॉट श्योर, और मैं किसी को बोल भी नहीं रही हूँ कि ये गलत होगा, मैं इम्पोज नहीं कर रही हूँ, बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ये डायरेक्टिंग होगा, ओ सॉरी कंट्रोलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मैच द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज पॉलिसीज एंड पीरियोडिकल कंडक्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन मीटिंग को हमें यहाँ पे मैच करना है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इसके अंदर तो देखिए साफ ही पता है, ऑब्जेक्टिव्स रिवील प्रायोरिटीज, स्ट्रैटेजीज दैट इज पोटेंशियल एक्शंस, पॉलिसीज आपका एड्रेस रिपीटेटिव रिकरिंग सिचुएशन, एंड पीरियोडिकली आपका रिट्रीट्स होता है। ये तो आप सब ने किया हुआ है आई थिंक, यानी कि इसका जो राइट आंसर है दैट इज ए। Next, in grapevine, a person transmit the information to a few selected people and some of them pass it on to select others. Grapevine सबको पता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ग्रेपवाइन के अंदर भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, यानी कि 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है क्लस्टर ग्रेपवाइन, एक होता है गॉसिप ग्रेपवाइन, एक होता है प्रोबेबिलिटी एंड एक सिंगल स्टैंड चेंज। सिंगल स्टैंड चेंज क्या होता है, पहले सेम जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये भी है कि आपको पता होना चाहिए। सिंगल स्टैंड चेन का मतलब होता है कि एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें ए ने एक बात बी को बताई, बी ने सी को बताई, सी ने डी को बताई, डी ने ई को बताई, यानी कि चेन में चल रहा है, उसको हम बोलते हैं सिंगल स्टैंड चेन। प्रोबेबिलिटी होता है कि कुछ लोगों को चूज करके आपने बात बता दी, दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। गॉसिप में हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमें जो लोग पसंद आते हैं हम बेसिकली उनको वो बात गॉसिप और ग्रेपवाइन में बेसिकली मेन डिफरेंस ही यही होता है कि गॉसिप क्या होता है, गॉसिप का मतलब होता है हम गॉसिप करते किसके साथ है, जिसके साथ हमारे थॉट्स मैच होते हैं, यानी कि गॉसिप करने के लिए हमें एक फेमिलर ग्रुप या फेमिलर पर्सन चाहिए होता है, तो गॉसिप तो हम उसको बोलते हैं। बट क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर में होता है कि अ पर्सन ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू फ्यू सेलेक्टेड पीपल एंड सम ऑफ देम पास इट टू ऑन द सेलेक्ट अदर्स। यानी कि क्लस्टर होता है कि आपने ए ने कोई बात बताई बी को भी, सी को भी, डी को भी और ई को भी। अब इसमें से कुछ ने, यानी कि सी ने कुछ लोगों को ग्रुप को और बता दी, यानी कि यहाँ पर उसने 1 2 3 4 5 को बताई, अब 3 ने फिर किसी और को बता दी। यानी कि क्लस्टर होता है कि कुछ एक पर्टिकुलर पर्सन ने किसी ग्रुप को कोई इन्फॉर्मेशन दी और उस फ्यू सेलेक्टेड पीपल में से किसी और ने, कुछ किसी ने भी वो किसी और ग्रुप को पास आउट कर दी, दैट इज क्लस्टर। तो द राइट आंसर दैट इज ए। Next question, the study of gestures and body postures for their impact on communication is known as, that is kinesis. Everyone is known that. Next, that is, in which of the following situation a product oriented layout is appropriate? तो right answer is that B. ये भी I think सबको ही पता है, automated car wash. Next, the organizational structure should follow the organizational strategy. रीजन क्या बोल रहा है कि स्ट्रक्चर आर फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव्स आर ड्राइव फ्रॉम ओवरऑल स्ट्रैटेजी। तो बोथ आर द स्टेटमेंट्स आर राइट, एंड दोनों के दोनों आर जो है रीजन जो है वो असर्शन को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, तो यानी कि बी इज द राइट आंसर, क्योंकि बहुत सिंपल टर्म्स में लिखा है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो फॉलो करना चाहिए उसको सारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज को, ऑब्वियसली राइट वन। एंड स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर्स आर फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर ड्राइव फ्रॉम ओवरऑल स्ट्रैटेजीज। तो ये भी बिल्कुल इसको डिनोट कर रहा है क्यों स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज जो स्ट्रक्चर है वो कैसे अचीव करता है किसी चीज़ों को, तो वो उस चीज़ को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैच द फॉलोइंग फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एंड SBUs। एडवांटेज क्या बोल रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, स्मूथ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव एंड ईज ऑफ फिक्सिंग दी अकाउंटेबिलिटी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर यानी कि जहाँ पे
सिंपल और इनएक्सपेंसिव, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सिंपल है और इनएक्सपेंसिव है, क्योंकि फंक्शंस के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ पे हम डिवीजन के हिसाब से डिवाइड करते हैं किसी चीज़ों को। तो डिविजनल यानी कि जहाँ पे ईज ऑफ फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि डिवाइड कर दिया ना आपने, डिवाइड कर दिया तो ऑब्वियसली वहाँ पे फिक्सिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो गई। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर यानी कि जहाँ पे प्रोजेक्ट की बात करते हैं, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को लेके। और एसपीओज जहाँ पे डेलीगेशंस होगा, स्मूथ डेलीगेशन होगा। तो राइट आंसर इज दैट 3 4 1 2। यहाँ पे बस टॉपिक अगर आपको क्लियर होगा तो ऑब्वियसली आप इसके आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए मैंने ये कुछ क्वेश्चंस डाले जो 2017, 16, 17 और 18, यहाँ से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। नेक्स्ट सीरीज़ में मैं दोबारा से यूनिट 1 के ही जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको इसमें ऐड ऑन करने की कोशिश करूँगी। मैं यूनिट 1 में भी टॉपिक वाइज डालने की कोशिश कर रही हूँ इस सीरीज़ में। लाइक यूनिट 1 में हमें सबको पता है कि इसमें 3 यूनिट्स आती हैं। फर्स्ट जो यूनिट है उसके अंदर आपके पास पीपीएम भी है। पीपीएम के अलावा इसके अंदर आपके पास जो है वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी है, और इसके अंदर आपके पास सीएसआर भी है। तो 3 अलग से बुक्स हमारी यूनिट 1 के अंदर हैं। तो ये यूनिट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस मैंने ऐड ऑन करने की कोशिश करी है वो टॉपिक वाइज करी है। कि अगर हम पहले टॉपिक की बात करें जो पीपीएम को लेके है, तो अभी आपको 2 वीडियोस में सारे क्वेश्चंस केवल वही वाले मिलेंगे। उसके बाद 2 वीडियोस, एक वीडियो में आपको सारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो नेक्स्ट होगा आपका लास्ट वन, उसमें आपको सीएसआर से रिलेटेड, प्रिंसिपल्स या अथॉरिटीज से रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैंने इससे पहले पेपर 1 और पेपर 2 उन दोनों की भी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। पेपर 1 में जो सीरीज़ चल रही है बेसिकली वो शॉर्ट टॉपिक को लेके चल रही है, हायर एजुकेशन और पीपल एंड एनवायरनमेंट। और इसी के अलावा जो आपका पेपर 2 है उसमें यूनिट 3 के जो भी शॉर्ट टॉपिक थे, आईआर है, कलेक्टिव बार्गेनिंग है, ट्रेड यूनियन थ्योरीज हैं, आपकी कलेक्टिव बार्गेनिंग के टाइप्स थे, लेबर वेलफेयर की थ्योरीज थी, वो सारी यूनिट्स भी मैंने उसके शॉर्ट टॉपिक 1 लाइनर डाले हुए हैं। आप उसको भी चेक कर सकते हैं। उनसे रिलेटेड मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जिसको देखना है वो एक बार देख सकता है। जिसने देखा है वो प्लीज़ अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा, सो दैट सबके पास इंफॉर्मेशन जाए। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विथ हेल्प गुरु 1।